हेलो एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट अनप्लग्ड अमृता। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पॉडकास्ट में मैं बात करती हूँ मेरे दिल से निकलने वाली और आपके दिल तक पहुँचने वाली। तो आज भी जो मैं बात करूँगी वो कहीं न कहीं हमारी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी हुई बात होगी, हमारे राज्य की बात होगी। तो जब बिहार की बात होती है तो मधुबनी कला का नाम अपने आप ही जुड़ जाता है। और मधुबनी कला के बारे में कहते हैं कि ये मिथिला की ऐसी कला है जिसने सिर्फ बिहार ही नहीं, देश ही नहीं, पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया है। और बिहार में कि ये कला इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध है कि इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन इसकी बारीकियों के बारे में, इसके जो इतिहास है उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो बिहारी होने के नाते मुझे लगा कि इसके बारे में भी बात होनी चाहिए। और आज का जो ये पॉडकास्ट है वो इसी कला को समर्पित है। और इस पर बात करने के लिए मैंने आज एक बहुत ही ख़ास मेहमान को अपने पॉडकास्ट में बुलाया है, जिनका नाम है राकेश कुमार झा। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए। आपने अपने कीमती समय में से समय निकाला। तो सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज आप हमारे इस प्रोग्राम में आए हैं और मधुबनी कला पर हम बात करने वाले हैं। तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे मौका मिला कि मैं इस चीज़ के बारे में बात करूँ। हालांकि मैं कलाकार नहीं हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे इसके बारे में जानकारी भी नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे पॉडकास्ट के माध्यम से लोग मधुबनी कला के इतिहास के बारे में जानें। तो वहीं से शुरुआत करेंगे। दरअसल जिस विषय पे आज हम लोग यहाँ बात करने के लिए उपस्थित हैं उसमें मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि लोग इसको मात्र एक पेंटिंग और एक आर्ट फॉर्म की तरह देख रहे हैं, जबकि मेरे हिसाब से ये एक पेंटिंग ही मात्र नहीं है। बहुत सुंदर लगता है तो हम अपने घर में सजा लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है तो हम अपने परिधानों पर उसे पेंट करवा लेते हैं। ये कंप्लीट एक जीती जागती संस्कृति की संवाहक है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। मिथिला की लोक सांस्कृतिक जो जीवन है उस जीवन के हर एक रंग, हर एक बारीकी इस कला के साथ जुड़ी हुई है और ये उनके साथ बात करती है। पर जब आप इसे केवल एक मात्र कला की दृष्टि से देखते हैं तब तो केवल खूबसूरती पे बात आके रुक जाती है। ऐसे में जब आज के समय में इसके जो अर्थ हैं वो बहुत सीमित हो गए हैं। बाजार के अपने अर्थ होते हैं, संस्कृति के अपने अर्थ होते हैं। तो जिस बाजार के अर्थ की दृष्टि से इसे देखा जा रहा है, वहाँ सांस्कृतिक दृष्टिकोण से इस कला पर बात करने का आपने साहस किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद आपका। तो शुरुआत करेंगे कि मधुबनी पेंटिंग, जिसे मिथिला कला भी कहा जाता है, तो इसका इतिहास क्या रहा है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? अब शुरुआत की जब बात आती है इस कला की, तो इस कला की शुरुआत के बारे में एक मिथ है, या आप उसे एक कह सकते हैं जो चलन में बातें आती जा रही है, अब इतने सालों से आती जा रही है, जो वही सत्य हो गया है। तो इस तरह से लोग कहते हैं, जो रामायण काल से इसकी शुरुआत मानी जाती है। लेकिन इतिहास हमेशा प्रमाणों पे बात करता है। बिल्कुल। और प्रमाण आप जब इसको एक सैद्धांतिक दृष्टि से देखते हैं तभी मायने रखता है, लेकिन ये एक सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ प्रमाण की बात नहीं होनी चाहिए। बस ये ऐसे मान सकते हैं जो मिथिला जब से है, मिथिला की संस्कृति जब से है, तब से ये कला है। क्योंकि ये मिथिला के कण-कण में जो बसा हुआ एक ये है लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसे कह सकते हैं, जिसके तहत हर वर्ग, हर पीढ़ी के लोग, समाज के सभी तबके के लोग आते हैं, उन सब की ये कला है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, मतलब ये मिथिला की सांस्कृतिक धरोहर है, आप कह सकते हैं। बिल्कुल। आज इस कला को बहुत जगह मैंने देखा है और मिलता भी है कई जगह से रेफरेंस, जो किसी खास जाति, किसी खास समुदाय से जोड़ के डॉक्यूमेंटेड किया जा रहा है, लेकिन वो कहीं से भी सत्य नहीं है। बिल्कुल, मैंने गूगल पे भी कुछ ऐसी बातें पढ़ी वो कहीं से भी सत्य नहीं है। जब आप इस कला की बारीकी को समझेंगे तो देखेंगे जो ये
मिथिला की हर एक जो मिथिला से जुड़े हुए लोग हैं, जो मिथिला में रहते हैं, जो उनकी भाषा मैथिली है ना, उनकी भावना को दर्शाती हुई कला हाँ, है ये। वो उससे जुड़ा हुआ है। एक कुंभकार जब अपनी बर्तनों पे का चित्रण करता है विवाह के समय, जिसे पुरहर और पातिल कहा जाता है ना, तो उस पुरहर पातिल पर जो उसने चित्र किया है वो कुम्हार है जाति से, लेकिन उसने भी चित्र बनाया है, वो भी मिथिला चित्रकला है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। इसे किसी जाति विशेष से जोड़ना ये बिल्कुल। तो अगर बिल्कुल गलत है। विवाह हो रहा है तो दीवाल पे बनाया है, तो दीवाल पे जिसने बनाया है वो भी चित्रकला है, वो भी कलाकार वो है भी कलाकार है ना? तो और वैसे भी इसीलिए कलाकारों की कोई जाति नहीं होती है मेरे इसीलिए जब हिसाब से मिथिला है, जब से मिथिला के रहने वाले लोग हैं, उनका जो अपना सांस्कृतिक कह सकते हैं परंपरा है, जिसमें शादी विवाह मुंडन जनेऊ, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक के जो कर्मकांडी व्यवस्था है, लौकिक अलौकिक जो क्रियाकलाप जिसमें तंत्र मंत्र यंत्र भी आते हैं, वो तमाम चीज़ें मिथिला चित्रकला के अंग हैं। बाजार ने के अर्थों में राम सीता राधा कृष्ण डोली कहार कोहबर, यही मिथिला चित्रकला है। तो बाजार के अर्थ अलग है, संस्कृति के अर्थ अलग है। तो क्या ये बात सही है कि रामायण काल में मतलब जो जुड़ाव है इनका, सीता बहुत ज्यादा हमारे मिथिला में देखी जाती है, मिथिला पेंटिंग में, तो क्या ये कहते हैं कि वहीं से इसकी शुरुआत हुई होगी, ऐसा मान सकते हैं? लोगों के मुंह से ये बातें एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक आई, तो मैं इस पर, चूंकि मैं ऐसे नहीं चीज़ों को देखता हूँ, तो मैंने इस पे जब बात करना शुरू किया, जब भाई रामायण काल से हो रही है तो कहीं रामायण में होगा, तो फिर वहाँ तुलसीदास की एक चौपाई को लोग रेफरेंस देते हैं, जो जब सीता जी का विवाह तय हुआ तो राजा जनक ने कहा जब पूरे जनकपुरी को सुंदर चित्रों से सजाया जाए, बनाया जाए, है ना। लेकिन उससे इतर जब लोक संस्कृति की बात करते हैं तो एक अलग दृष्टि से आपको इसे देखने की जरूरत होती है। मैं उस समय अवाक रह गया जब मैं एक लोक गाथा लवहर कुशहरी, है ना, एक लोक गाथा है जो मलाह समुदाय से जुड़ी हुई लोक गाथा है। उस लवहर कुशहर को जब मैं पढ़ रहा था तो वहाँ एक जगह इस चीज का जिक्र है, जो जब रावण पे विजय के पश्चात राम अयोध्या वापस आते हैं, तो चूंकि राम का जब विवाह हुआ, राम सीता का जब विवाह हुआ था और उनको जो वनवास हुआ, उसके बीच का टाइम फ्रेम बहुत कम था, है ना। तो उस बहुत कम समय काल में सीता रही थी अयोध्या में। उसके बाद वो वनवास अपने पति के साथ चली गई थी। तो 14 वर्ष बीतने के बाद भी सीता अयोध्या के लिए वही नव वधू थी, है ना, क्योंकि वो रह नहीं पाई वहां बहुत दिन तक। जी। तो एक उदाहरण आता है जो राम अपने राजपाट में लगे हुए हैं, सीता और सीता की जो ननद है ना, अच्छा, सीता की ननद का भी जिक्र है। हाँ, वो लोग गाथा में है, लवहर कुशहरी में। तो उनकी ननद और उनकी सखियों ने सीता से जिद किया, जो राम ने तो रावण का वध कर दिया, लेकिन सुने हैं रावण बहुत प्रतापी था, बहुत अद्भुत व्यक्तित्व का था, उसका जो रूप यौवन था वो भी बहुत था, इसीलिए कुछ विशेष कन्याओं में एक मंदोदरी से उसका विवाह हुआ था। तो ऐसे रावण को तो हम अब नहीं देख सकते हैं ना, तो ऐसे रावण को हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन हमें देखने की इच्छा है। तो आप उसका चित्र बनाइए। आप उसका चित्र बनाइए। अच्छा। क्योंकि लोग कहते हैं जो आप बहुत अच्छी चित्रकार हैं। अच्छा, ये भी बात थी। हाँ, तो कहा जाता है जो सीता इसकी पहली चित्रकार, मिथिला चित्रकला की पहली चित्रकार सीता को इसीलिए ये इतिहास में इसके तो बनाइए आप चित्र। तो सीता ने कहा जब भाई ये मेरे लिए किसी पर चित्र बनाने के लिए कल्पना चाहिए, तो किसी की पर पुरुष की कल्पना करना मेरे लिए पाप होगा, तो मैं ये नहीं कर सकता हूँ। लेकिन लाख मना करने के बावजूद नंदों और उनकी सखियों के दबाव में आके सीता ने उस अंतः कक्ष की दीवारों पे, है ना, रावण का चित्र बनाया। अच्छा। और चित्र बनाते समय एक चित्रकार बाहरी दुनिया से कट जाता है। वो अपनी कल्पनाओं में इस कदर डूब गई थी जो उन्हें भान ही नहीं रहा जो उनकी तर्जनी उंगली में अमृत का वास है।
है ना। अच्छा। वो बनाते बनाते वो तर्जनी उंगली उस भित्ति चित्र जो रावण का बना था उससे टच कर गया और रावण साक्षात वहाँ खड़ा हो गया उस घर में, अच्छा। है ना। अब उस विकराल रावण का वो रूप देखकर, क्योंकि सीता ने तो रावण को हमेशा उसी रूप में देखा था, उसके रूप रावण या माधुरी की ओर तो उसने देखा ही नहीं था उन्होंने। तो विकराल रावण को देख के सारी सखियां चित्कार कर उठी और उस राक्षसी गुण के उस रावण के का वध करने के लिए सीता भी महाकाली रूप में अपने आई। अच्छा। और उन्होंने रावण के साथ वहाँ युद्ध किया, रावण की का फिर से वध किया। अच्छा। और इतने ये शोरगुल राज दरबार तक जाती है। तो फिर उसके बाद कहानी आती है और वही एक कारण लोक मानता है जो उस अंतः कक्ष के कमरे में एक पर पुरुष की उपस्थिति का भान जब राम को होता है तो राम क्रोधित होकर सीता को वनवास फिर से भेजते हैं। अच्छा, मतलब एक कहानी ये भी लोक है। की एक कहानी अच्छा, है। अच्छा। लोग अपनी दृष्टि से चीजों को देखता है। बिल्कुल बिल्कुल, जबकि रामायण में ऐसी कोई कहानी नहीं। ये रामायण में जी नहीं। जी जी। तो अब जब पहली चित्रकार सीता रामायण काल से इसका रेफरेंस एक निकल के आता है जो ऐसा हुआ है, तो आप मान सकते हैं जो रामायण काल से शुरुआत हुई न इस कला की शुरुआत हुई थी। और बाद में फिर इसको आगे बढ़ाने के लिए जो लोकल लोग थे वो लोग आगे आए। तो क्या मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब ये मिथिला की कला थी, बेसिकली मिथिला जो है वो जनकपुर के आसपास का इलाका नहीं है। मिथिला का मिथिला की जब आप बात करेंगे तो हिमालय के दक्षिण, है ना, गंगा के उत्तर, है ना, और उधर पश्चिम में कोसी और इधर गंडक। अच्छा, ये पूरा भूभाग जो है वो मिथिला कहलाता है। तो इसको मधुबनी कला फिर कैसे कहने लगे? मधुबनी कला के पीछे वही मैंने कहा जो वो बाजार का दिया नाम है, दिया है वो बाजार का दिया नाम है। मिथिला चित्रकला हमेशा पैरेलल दो रास्ते पे चलती हुई आई है। एक उसका सांस्कृतिक रास्ता है, एक उसका बाजारू रास्ता है। सांस्कृतिक रास्ते में जाने पर आपके इसके अर्थ भी अलग दिखेंगे, आप इनके वास्तविक कारणों को जान पाएंगे, आपको हर पेंटिंग बोलती हुई दिखाई देगी, है ना। बाजार के रास्ते में इसका एक फिक्स नाम है, फिक्स अर्थ है ना। और वो एक खूबसूरत चित्र है जिसको कि घर में लगाने से घर की खूबसूरती बढ़ जाती है। जबकि अगर हकीकत में देखा जाए तो ये एक संस्कार है, ये एक संस्कृति है जो तस्वीरों के रूप में मतलब उभरी है। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब मैं पढ़ रही थी कुछ मधुबनी कला के बारे में या मिथिला कला के बारे में, तो मैंने देखा कि महिलाओं के द्वारा इस कला को आगे बढ़ाया गया है। शुरुआती दौर में जहाँ तक मेरी जानकारी है कि महिलाओं ने इस कला को अपनी लोकल चीज़ों में शामिल किया। तो क्या महिलाओं का योगदान ही रहा जब सीता से शुरू होके फिर ये महिलाओं ने ही अपने आगे कैरी फॉरवर्ड किया, या पुरुषों का भी शुरू से इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा? देखिए, सांस्कृतिक पक्ष अगर देखें तो विश्व की कोई भी जो लोक कलाएं हैं वो महिलाओं के आंचल में जन्म लेती है, वहीं पलती बढ़ती है ना, संपोषित होती है। तो लोक कला इसमें कोई दो राय नहीं है। जो मिथिला चित्रकला जो है वो मिथिलानियों के द्वारा ही उसको संरक्षित करके रखा गया था। जितने तरह के विधि व्यवहार हैं, किसी भी तरह के संस्कार से जुड़े हुए, उन तमाम में लोक संस्कार के विषय वस्तुओं को उन्होंने जो जिस रूप में चित्रित किया, भ्रांति नहीं है। लेकिन आप जिसे फिर बाजार और मधुबनी चित्रकला कहते हैं, है ना, तो एक बात हमेशा याद रखिए, रचनाकार हमेशा से इस कला की स्त्रियां रही हैं और उसकी व्याख्या हमेशा से पुरुषों ने किया है। एग्जैक्टली है ना? मैं यही देख रही हूँ कि शुरुआत भले ही महिलाओं ने करी, बट उसको टेकअप हमेशा पुरुषों ने किया और उसको फिर वो शायद विस्तृत रूप में लेकर भी आए। आप जब इतिहास की बात करते हैं तो ऑब्वियस बात है 1934 के भूकंप
को जब आर्चर ने देखा तो वो एक पुरुष था, है ना। उसकी दृष्टि कला के रूप में उस पर पड़ी और उसने उसे बाजार में लाया। अलग बात है जो फिर उसके बाद उसकी पत्नी भी उसके साथ आई। फिर सबसे बड़ा नाम जो इसे बाजार में पहुंचाने में आता है, वो जो आता है वो भी एक पुरुष बंगाली जो थे। अच्छा। तो यहाँ आप ऐसे समझिए जो बाजार तक पहुंचाने का जो काम है, आज वो पुरुष मिथिला म्यूजियम जो बहुत बड़ा नाम है जापान में जो है, उसको टोक्यो हासेगावा, वो भी पुरुष हैं। तो प्रश्न यहाँ स्त्री और पुरुष के दृष्टि से ये आज का एक दृष्टि हो गया है, जो हम चीज़ों को स्त्री और पुरुष के नज़रिए से देखने मतलब लगे हैं। लेकिन सृजन एक ऐसा शब्द है जो अकेली स्त्री भी नहीं कर सकती है, उसमें स्त्री और पुरुष दोनों का सहयोग चाहिए। तो आप इसको ऐसे समझें, जो ये कला, जो कलाकर्मी है उसमें भी अब पुरुषों की भागीदारी हुई है, लेकिन जब बाजार पहुंचाने की बात आती थी तो बाजार में पुरुष उसे बेचने के लिए। तो अगर ऐसे देखा जाए राकेश जी, तो हर विधा में ये रहा है कि महिलाओं ने उस चीज को घर पे तैयार किया और बाजार तक पुरुष ही लेकर गए, क्योंकि वो हमारा जो एक विरासत है कि पुरुष बाहर काम करेंगे, स्त्रियां घर पे काम करेंगी, ये शुरू में रहा था। चित्रकला के साथ ऐसा नहीं हुआ, आप कल्पना नहीं कर सकती हैं। तो जब घर की खिड़कियां भी महिलाएं सोच समझ के खोलती थी, है ना, उस समय दहलीज पार करके 7 समुंदर पार कोई महिला पहुंची, ये बड़ी बात है। तो ये तो उस समय की कल्पना से भी बाहर। तो कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में बताइए, उनके नाम बताइए जिन्होंने मिथिला कला को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मंच दिलवाया। मिथिला चित्रकला को लेके अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचने वाले जो आरंभिक नाम है, उसमें आप याद करिए जगदम्बा देवी, ना, जो कि हमारी मिथिला चित्रकला की प्रथम पद्मश्री हुई। आज हमारे पास 10-11 पद्मश्री हैं मिथिला चित्रकला में, लेकिन जगदम्बा देवी प्रथम पद्मश्री थी। अच्छा। फिर सीता देवी, हाँ, सीता देवी तो ब्रांड एम्बेसडर हो गई मिथिला चित्रकला की। अच्छा। क्योंकि आप अदर पद्मश्री ने जो किया है ना, उनका योगदान अलग है, लेकिन आप समझिए जो ब्रांड एम्बेसडर सीता देवी थी, क्योंकि उन्हें पता था जो इस कला को कहाँ से कहाँ तक कैसे किस माध्यम से लेके जाना है। शायद मैं जब सोचता हूँ उनके बारे में, तो मुझे उनमें एक कलाकार है ना के साथ साथ एक अच्छा मैंने मार्केटिंग लेडी भी दिखता है। मतलब यही महिला उद्यमी थी वो, अगर सही मायनों में कहा जाए। डायरेक्ट इस कला के माध्यम से सीधे देश के प्रधानमंत्री के संपर्क में आना, देश के सशक्त रेल मंत्री ललित बाबू के संपर्क में आना, उस समय जगदम्बा देवी भी तो थी, है ना। हाँ, वही बात है। अदर में अब जाइए तो वहाँ उस समय यमुना देवी भी थी ना, लेकिन वो हमारी मतलब कलाकार होना और व्यवसायीकरण करवाना किसी चीज का, उसको हर मंच तक पहुंचाना, तो वो सीता देवी मिथिला चित्रकला की ब्रांड एम्बेसडर थी जी। वहाँ की पद्मश्री तो हमारे पास 1 से 1, 10 से 11, जिनकी कलाएं अपने आप में अलग ही दुनिया की ओर। तो क्या इतनी महिलाओं ने जब मतलब मधुबनी कला में पद्मश्री का प्राप्त किया, तो बाकी महिलाओं को उनसे इंस्पिरेशन मिला और उसके बाद उन्होंने इस प्रोफेशन को चुना, और क्या उससे उनको क्या फायदा हुआ? फायदा तो सबसे बड़ा फायदा तो यही हुआ जो, और इसका फायदा विशेषकर किसको हुआ, ये भी जरूर आप बताइए। ये फिर बात जब हम करें तो एक फायदा तो ये हुआ जो मैंने आप सोच नहीं सकती हैं, जो उस 1960 के दशक में महिलाओं की क्या सामाजिक स्थिति हुई रहेगी। वहाँ मिथिला की कुछ महिलाएं कि कामों से पैसा घर में आ रहा था। आज लोग कहते हैं जो घर में अगर महिलाएं भी कमाने लगे तो बराबरी की बात होती है, लेकिन ये तो उस जमाने की बात हो रही थी। जो पैसा आ रहा था तो उस महिलाओं के माध्यम से आ रहा था, जिसको देखकर और महिलाएं इस कला के क्षेत्र में आई, है ना। एक यहाँ पे एक छोटा सा मैं चर्चा करना चाहूँगा, जो शुरुआत में जो ऊपर में आप 1 to 5 पद्मश्री देख रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं आपस में संबंध था। अच्छा, सब एक दूसरे से जुड़ी थी। हाँ, ओके। अब प्रथम पद्मश्री जगदम्बा देवी थी, तो उनकी समधन थी ये महासुंदरी देवी,
अच्छा है ना। अच्छा, मतलब वो एक दूसरे को देखकर इंस्पायर्ड। अब प्रथम पद्मश्री जगदम्बा देवी थी तो उनकी ग्रामीण थी, दूसरी पद्मश्री सीता देवी, अच्छा है ना। अब तीसरी पद्मश्री महासुंदरी देवी थी, तो चौथी पद्मश्री गंगा देवी उनकी सखी सहेली थी, एक गांव की थी। तो ये क्योंकि उस समय संचार और बातों का प्रसार ऐसे नहीं होता था जो एक फेसबुक पे डाले और लोगों तक बातें पहुंच गई। वो जो एक दूसरे से संपर्क में था, अब कुछ लोग उसको एक अलग दृष्टि से देख ले, भाई अपने ही लोगों को मिल रहा था। ये नहीं, जहां तक वो बात पहुंच रही थी वो महिलाएं उसे इंस्पायर हो रही थी, वो आ रही थी उससे में और काम कर रही थी, है ना। अब आप देख लीजिए अभी की जो पद्मश्री जस्ट शांति देवी से पहले जो पद्मश्री दुलारी देवी हुई है ना, तो वो उससे पहले की जो हमारी तीसरी महासुंदरी देवी जो हमारी पद्मश्री थी, उनके घर में रह के काम करती थी, उनसे उन्होंने प्रशिक्षण लिया था चित्रकला का। तो ये इस कला ने निश्चित तौर पे महिलाओं के आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, है ना। एक सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ, विशेषकर महिलाओं को इसका बड़ा लाभ हुआ। जी यही कारण है जो आज आप 2 गांव 3 गांव अभी भी ऐसे बचे हुए हैं जिस गांव में हर परिवार नहीं कह सकते हैं, लेकिन 80-90% फैमिली की महिलाएं आज भी घर के चूल्हा चौका से निवृत्त होके बनाती हैं, पेंटिंग ही बनाती हैं। और उनके पुरुष जो है वो पेंटिंग को लेके बाजार में बेचने जाते हैं, अच्छा। है ना। मैंने वो पेंटिंग से ही उनका घर आज भी चल रहा है। अच्छा। मैंने 2-3 ऐसे गांव जैसे 90% परिवार की मैं बात कर रहा हूँ, जितवारपुर, रांटी, सिमरी, है ना, ये सब गांव आज भी ऑथेंटिक कलाकारों से भरा हुआ गांव है ये। आज भी वहाँ मैंने कहा ना, जो ऑथेंटिसिटी पर जब आप बात करेंगे तो हम उस पर थोड़ा अलग समय बात करेंगे। नहीं, बिल्कुल, अभी जो महिलाओं में के जीवन में परिवर्तन की बात है, उसकी बात कर रहे हैं। मतलब काफी बदलाव इस कला ने आप लोगों के जीवन में किया बिल्कुल। आप ये समझिए, जो प्राइड से नाम लिया जाता है, जो हम हमारी माँ, हमारी दादी, हमारी नानी फला अवार्डी है तो फला पद्मश्री है, बिल्कुल। मैंने गर्व की बात भी है। अपने पिता का नाम बाजार में नहीं बोला जाता है क्योंकि बाजार चित्रकला का है। हाँ। तो भाई ऑब्वियस बात है जो उसमें अवार्डी होंगे उनकी बात होगी, लेकिन वो बहुत गर्व से वहां बोला जाता है। तो आप ये भी, मैं इस बार में ये भी कहूंगी कि महिला सशक्तिकरण की बातें आज के समय में अगर आप कर रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं कर रहे। आज के समय की महिला सशक्तिकरण, मेरा जो मानना है ना, वो खोखला है, वो खोखला सशक्तिकरण। बिल्कुल। वास्तविक सशक्तिकरण कहाँ हो रहा है, उसके लिए आपको जमीन पे आके देखना पड़ेगा। एग्जैक्टली, मैं वही कह रही। अच्छा, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि सरकार ने भी बहुत इनिशिएटिव्स लिए, जहाँ तक मैंने देखा कि बाकी कलाओं को बढ़ाने में सरकार ने इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया जितना कि मधुबनी कला को बढ़ाने में दिखाया। लेकिन अभी आपने एक बात कही, आप ये मत कीजिए जो बाकी कलाओं को नहीं दिखाया जितना मधुबनी, जहाँ संभावनाएं हैं, हाँ बिल्कुल, अवसर जहाँ है उसी अवसर को इनकैश किया जा सकता है। मिथिला चित्रकला में जब आप उसके बाजार के विकास की बात करेंगे तो मिथिला चित्रकला हमें लगता है जो बिहार में तो पहली ही है, भारत में भी पहली ऐसी चित्रकला होगी जिसको सीधे इंटरनेशनल मार्केट मिला है, बिल्कुल, है ना। तो अब वहाँ मार्केट ऑलरेडी तैयार है, डिमांड ऑलरेडी है ना। सरकार को कुछ करने की जरूरत नहीं थी मिथिला चित्रकला के लिए, उनको बस रंग पेंट ब्रश लेके पहुंचना था उन महिलाओं के दरवाजे पर, है ना। लेकिन अभी आपने एक बात कही जो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि 3-4 गांव ऐसे बचे हैं जहां अभी भी ऑथेंटिक कलाकार रहते हैं, तो उन कलाकारों को तक सरकार का 4 गांव ऐसे नहीं बचे जहां ऑथेंटिक कलाकार रहते हैं। ऑथेंटिक कलाकार मेरा मानना है जो मिथिला के जितनी भी महिलाएं हैं वो सब वो अगर आंख मूंद के कुछ भी बना देंगी ना तो वो ऑथेंटिक मिथिला चित्रकला होगी, वो उनकी खून में बसता है ना। क्योंकि भाई कोई ऐसा शादी विवाह मुंडन का जो सीजन नहीं होता है जिसमें वो महिलाएं घर में चित्रकारी नहीं करती हैं, है ना। कोई ऐसा पर्व नहीं होता जिसमें वो चित्रकारी नहीं करती है। इसी से जुड़ा एक सवाल, तो सभी चित्रकार हैं। अरिपन भी एक ये है जो हमारे हर पर्व में बनाते हैं, तो उसका क्या महत्व, वो भी मिथिला कला से जुड़ा हुआ ही? मिथिला चित्रकला वही मैंने कहा, जो बाजार के दृष्टि से देखेंगे तो राम सीता राधा कृष्ण कोवर डोली कहार यही मिथिला चित्रकला है ना। बाजार उसे ही इनकैश कर रहा है। लेकिन मिथिला चित्रकला जब बात करेंगे तो मिथिला में जितनी भी तरह की चित्रात्मक अभिव्यक्ति है वो तमाम मिथिला चित्रकला है।
तो अरिपन भी उसी का एक तो अरिपन जो है वो हमारी मिथिला चित्रकला का एक सबसे अभिन्न अंग भू चित्रकला है। जैसे मिथिला चित्रकला का अभिन्न अंग कोबर भित्ति चित्रकला है, जैसे मिथिला चित्रकला का अभिन्न अंग गोदना ना देह चित्रकला है। मतलब हर चीज के ऊपर जो चित्रकला की गई उसको अलग अलग नाम से हम बुलाते हैं। आप ऐसे माने जो मिथिला चित्रकला हिमालय के दक्षिण, गंगा के उत्तर, कोसी से पूरब, पश्चिम और गंडक से पूरब का जो भू क्षेत्र है उसके यहाँ चित्रित होने वाली कला मिथिला चित्रकला कहलाती है, जिसके 3 प्रकार हैं। पहला भित्ति चित्र, जिसमें आप कोबर या और भी सजावटी के जो बनते हैं वो आते हैं। दूसरा देह चित्र, जो गोदना था, जो अब गोदना पहले बॉडी पे होता था, आजकल टैटू हो गया, कागज पे लाया गया, जो आज टैटू आर्ट जिसे कहते हैं। और तीसरा भू चित्र अरिपन, है ना। तो ये 3 टाइप्स हैं उसके, ये उसके 3 प्रकार है। तो मैं सरकार की बातों पर आती हूँ कि सरकार ने जो इतनी चीजें करी हैं, तो क्या कलाकारों को उसका बहुत फायदा हुआ, या व्यवसायीकरण जिस तरीके से हुआ, मिथिला कला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची, तो क्या कलाकारों की आमदनी रियल में बढ़ी और महिलाओं को इससे क्या फायदा हुआ, या पुरुषों को भी क्या फायदा? सरकार जो काम करती है वो काम कितना जमीन तक पहुंचता है ना, इससे सरकार को मतलब नहीं है। मतलब है सरकार ने किया, सरकार का डाटा बैंक तैयार हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। सरकारी योजनाएं सरकारी पैसे का सुव्यवस्थित तरीके से निपटारे का एक माध्यम है। बिल्कुल बिल्कुल। अब कितना पहुंचा वो तो आप जब ग्राउंड जीरो पे जाके देखेंगे तब पहुंचा। भाई 10-15 ऐसे एनजीओ खड़े हुए जिन्होंने खूब काम किया उन महिलाओं के साथ, है ना। और वो महिलाएं आज उन्हीं लोगों के बदौलत जगह जगह तक पहुंची, उनकी कला पहुंचा। वो भी तो सरकार का पैसा से ही एनजीओ ने किया, है ना। जी। तो सरकार के पैसे से, सरकार की योजनाओं से लाभ तो पहुंचा उन लोगों के पास, लेकिन प्रश्न उठता है जो लाभ का कितना बड़ा हिस्सा पहुंचा, और कलाकारों के जीवन में इससे कितना बदलाव हम ला पाए, ये बड़ा सवाल है। अब वो हिस्सा की जब बात आएगी तो वहां पे आप कितना % मानते हैं कि कितना % लोगों कलाकारों तक पहुंच पाए? 10%। 10%। और बाकी 100 रुपये विदा हुए तो 10 रुपये वहां तक पहुंचे। आज वर्तमान में 100 रुपये विदा होते हैं। तो जब हम GI टैग की बात करते हैं, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफाइड ये टैग जो है ना, जो दरभंगा, मधुबनी, मिथिला की चित्रकला, तो आज के डेट में वो 10 पैसा बड़ा मुश्किल से वहां भी पहुंच रहा है। 10 पैसा भी वहां पर मुश्किल से पहुंच रहा है ना। तो मतलब कलाकारों की स्थिति अच्छी होने के बजाय और दयनीय होती जा रही है। देखिए, कलाकार की स्थिति तो कभी भी अच्छी नहीं थी, है ना। ये मैं एग्री करती हूं इस बात से। रियल कलाकार की स्थिति कभी भी अच्छी नहीं थी। सही बात। हाँ, तब क्या था, जो उसमें एक पैरामीटर था, जो पहले उन्हें भोजन, वस्त्र, आवास ठीक ठाक मिल जाता था ना। अब समय बदला, जरूरतें बदली, तो उस हिसाब से अब उतनी चीजें नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन ग्रोथ तो हो रहा है। हमारी जरूरत पहले थी 10 रुपये की, मेरे पास 15 रुपये आ रहा था, है ना। अब जरूरत 25 रुपये की है, लेकिन मेरे पास 20 रुपया आ रहा है ना। इकोनॉमिक्स की भाषा में ऐसे समझ जाइए। तो वो डाटा पर तो वो 5 रुपये का वृद्धि दिख रहा है, लेकिन जरूरत में वो 5 रुपये का तो माइनस दिख रहा है। स्थिति यही है कलाकारों का, है ना। अच्छा, एक बात और मैं जानना चाहती हूँ कि जब मिथिला कला की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा दायरा है, एक कोई अंत नहीं दिखता है। मतलब एक अथाह समुद्र है, आप जितना निकाल लीजिए इससे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब कलाकार काम करते हैं, या उनको रियल कलाकार जो काम करते हैं, जो असली मधुबनी जो पेंटिंग होती है, तो मुझे लगता है कि क्या कलाकारों ने भी समय के साथ देखा कि जब मेरा वो सही चीज़ पर मुझे इतना नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू किया होगा। जैसे हालात हैं उस हिसाब से देखकर मैं पूछ रही थी। ये देखिए, सबसे पहली बात तो समय के साथ हम लोग को अपना डिफिनीशन भी बदलना होगा, जो रियल कलाकार कौन है। ये आज के डेट में बदलने की जरूरत है, क्योंकि आज के डेट में आप बांध दीजिएगा जो एक खास जिला, खास गांव, वहीं के कलाकार
रियल कलाकार हैं तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी में या आज जिस तरह से लोग एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं, एक दूसरे से सीखे हैं। पहले क्या होता था, जो आपके घर में आपकी माँ बना रही हैं तो आप देखते देखते आप सीख जाती थी, है ना। अब उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो लोग सीखे, तो बहुत सारे ऐसे भी कलाकार को मैं जानता हूं जिनका कोई कनेक्शन लेना देना भी नहीं बिहार से नहीं है। मिथिला की तो बात ही हटाइए, है ना। वो बिहार की ना एक भाषा जानती है, ना बिहार वो कभी आई हुई है, लेकिन उनकी मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग अब कहिए इतनी अच्छी बनती है जितना कि यहाँ लोग नहीं, यहाँ के भी लोग नहीं बना पाते हैं, दरभंगा मधुबनी के लोग नहीं बना पा रहे हैं। तो शायद कला यही है कि जिसका कोई दायरा नहीं है, आप उसको बांध नहीं सकते। बस उसको बांधने की जरूरत भी नहीं है। बस मेरे पे एक बहुत बड़ा ब्लेम लगता है, जो मैं ऑथेंटिक जब बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ जो दरभंगा मधुबनी के जो कलाकार बना रहे हैं वही ऑथेंटिक है ना। उन्हें ही ये काम करना चाहिए, दूसरे को ये काम नहीं मिलना चाहिए। नहीं, मेरा जब वो बात होता है ऑथेंटिक का, तो मेरा कहना है जो कला में ऑथेंटिसिटी आनी चाहिए, बिल्कुल, ना कि कलाकार में। हाँ, चाहे कोई भी बनाए, चाहे कोई बनाए, बिल्कुल। ऑथेंटिसिटी का मतलब कला में ऑथेंटिसिटी। हाँ, वो कला, उस कला को देखने के बाद उसमें मुझे मिथिला दिखे, आपको मिथिला दिखे, लोगों को मिथिला दिखे, उसके खरीदने वाले को मिथिला दिखे, है ना। यदि मिथिला दिख रहा है और वो कोई तमिलनाडु का तमिल भाषाभाषी बना रहा है, तो भी वो मिथिला चित्रकला का ऑथेंटिक कलाकार है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये मैं आज खुले तरीके से बोल देना चाहता हूँ, क्योंकि बाजार में बहुत तरह की चीजों को फैलाया आती हैं और लोग समझते हैं कि भाई हम मिथिला वाले हैं तो मिथिला को ही बढ़ावा दे रहे। नहीं, यहाँ कला की बात हो रही है और कलाकारों की बात। ऑथेंटिसिटी का सीधा मतलब है जो उस कला को देखने के बाद उसमें मिथिला दिखना चाहिए, उसके रंग में, उसके लाइन में, उसके विषय में मिथिला दिखना चाहिए। भले चित्रित करने वाले कोई विदेशी भी हो तो चलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि मिथिला कला का एक मतलब कुछ खास कलर कॉम्बिनेशंस, कुछ चीजें जो एकदम मिथिला का प्रॉपर ये है, वो क्या होती है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, आज अब यहाँ के पटना के बाजार की मैं बात कर रहा हूँ जी। बहुत जगह सरकार की ने भी अपनी दुकान खोल के सजा के सरकार भी बैठा हुआ है, बहुत सारे व्यवसायी कलाकर्मी भी बैठे हुए हैं, है ना। लेकिन आप जब देखते हैं तो आपको उतनी जानकारी नहीं है, हाँ। फिर भी आपको कुछ चीजें बहुत पसंद आती हैं उसी भीड़ में से, और कुछ बिल्कुल पसंद नहीं आती है। अब आपको जानकारी नहीं है तो आपको लगता है मुझे ये पसंद आया इसलिए मैंने लिया, लेकिन नहीं, वो पसंद नहीं आने का एक रीजन और आने का एक रीजन ये भी है जो मिथिला चित्रकला का जो अपना एक कलर कॉम्बिनेशन है, वही मैं जानना उसका जो एक लाइन पैटर्न है, उसका जो अपना एक सब्जेक्ट है, वो जब प्रॉपर बैठता है ना, प्रॉपर जब उस डिजाइन में बनता है, स्केच भी बने वैसा बने, उसमें जो कलर दिया गया है वो कलर कॉम्बिनेशन भी, जैसे कहा जाता है मिथिला चित्रकला की पहचान उसका चटकीलापन है, चटक रंग है। तो वो रंग चटक कब होगा, जब दो अपोजिट कलर, जैसे कि येलो के सामने आप रेड बगल में पेंट चलाइएगा तो वो दिखेगा, लेकिन येलो के सामने जो है सो आप उसी येलो फैमिली से जुड़ा हुआ कोई कलर है ना दीजिएगा तो फिर वो नारंगी दीजिएगा तो वो उसकी चमकीलापन नहीं। तो यहाँ कलाकार को जो प्रशिक्षण मिल रहा है, उन्हें स्केच का तो प्रशिक्षण मिल रहा है ना, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन पे चर्चा ही नहीं हो पा रही है। और यहीं पे मार खा जाता है बाहर के कलाकार। यहीं पे जब मैं बात करता हूँ, जो मधुबनी दरभंगा के पेंटिंग को आप देखिए, उससे पता चले आप स्केच पे तो कमांड कर लिए हैं, है ना, क्योंकि वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 6 महीना साल भर प्रैक्टिस के बाद स्केच तो कोई भी बना सकता है वैसा, है ना। लेकिन जब उसमें मिथिला डालने की बात आएगी तो आप समझेंगे अच्छा कलर कर देना है, यहाँ ये जैसा है वो, वहाँ से आपकी कहानी गड़बड़ाना शुरू हो जाती है। यही कारण है जो दरभंगा मधुबनी या मिथिला के रीजन के जो कलाकार हैं उनकी पेंटिंग बगल में रखिए, और जो ट्रेनिंग लेके जिनका मिथिला से कनेक्शन नहीं है उनकी पेंटिंग सामने रखिए, अंतर दिख जाएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं प्रशिक्षण सही तरीके से नहीं दिया जा रहा है, ये भी आप कह सकते हैं।
और एक चीज और जो सामने अगर नहीं, आती है- आपको अगर सबको कलाकार बना के भीड़ पैदा करनी हाँ, है तब तो भी चलेगा। दीजिए प्रशिक्षण, लेकिन तरीके से दीजिए। और एक है ना? और बात जो मैं देख रही हूँ इन दिनों कि 10 दिनों का, 15 दिनों का, 3 महीने का, 6 महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो क्या इससे जो कलाकार निकल कर आ रहे हैं और जिन्होंने ताउम्र उस चीज को देखा है, तो उसमें तो अंतर आएगा ही ना? मैंने पहले ही कहा है, जो ये 10-15 दिन के प्रशिक्षण या महीने या तिमाही प्रशिक्षण कौन चला रहे हैं? सरकार चला रही है या सरकार चला रही है और या नहीं, सरकार चला रही है और सरकार द्वारा संपोषित एनजीओ या ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएं चला रही सरकार हैं। चाहती है कि आप हाँ। इतने दिनों में इनको प्रशिक्षण कर दीजिए। तो सरकार का पैसा तो केवल सरल व्यवस्थित रूप से खर्च करने का एक माध्यम है भाई। उनको 15 दिन में खर्च अगर दिख जाएगा, जहाँ इतना हो गया, जब मेरा कहीं ऑडिट में कोई गड़बड़ी नहीं आएगी, तो उनका कहीं से फोकस आर्ट है ही नहीं। उनका आर्ट है इतना पैसा आया हुआ, मुझे किसी बहाने खर्च करना है ना? उनको इससे कोई मतलब नहीं है। जब 15 दिन में ये आर्टिस्ट लोग तैयार हो अच्छे से सीखेंगे कि 15 महीने में सीखेंगे कि 15 साल में सीखेंगे, है ना? उनको पैसा है आया हुआ है इस पर खर्च करने के लिए, उनको खर्च करके निकल जाना है। तो इन सब चीजों में जो ये हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं कला का हनन हो रहा है। बिल्कुल। और अगर ये कला का हनन हो रहा है, तो हम जैसे कुछ लोग जो ऐसी कला की बहुत कद्र करते हैं या इस कला के बारे में बहुत उत्सुकता है कि भाई ये इतनी बड़ी चीज़ है, लेकिन अगर आप आज की युवा पीढ़ी के पास भी जाएंगे तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता। वो बस वो पेंटिंग देख लेते हैं, बड़ा खूबसूरत सा एक पेंटिंग है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, युवा पीढ़ी जानना भी नहीं चाहती है। तो आपको क्या लगता है कि कैसे इन चीज़ों के बारे में लोगों को बताया? जैसे मिथिला के लोगों का अगर दायरा देखा जाए तो उनको सब पता है क्योंकि उनकी परवरिश हुई वहाँ, लेकिन जब मिथिला के बाहर मिथिला कला की बात होती है तो इतनी बारीकी से कोई जानता नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि आज हम लोग इसके बारे में बात करें कि और लोगों को भी पता चले। तो आप क्या चाहते हैं कि भविष्य में क्या ऐसी चीज़ें की जाएं जिससे इस कला को और रिस्पेक्ट मिल सके? ना सिर्फ व्यवसायीकरण, जो मैं बार बार कह रही हूँ, व्यवसायीकरण मैंने देखा है, मार्केट ओपन है, कुछ भी बना के बिक रहा है और हम जैसे लोग कुछ भी खरीद के ला रहे हैं, लेकिन सब जानते हैं कि उसमें कितना मिथिला कला है, जो थोड़ा कलाकार है। तो आपको क्या लगता है भविष्य में क्या ऐसा काम किया जाए जिससे इस कला को और रिस्पेक्ट मिले? सबसे पहले तो अवेयरनेस, क्योंकि खरीदने वाले मधुबनी या मिथिला पेंटिंग के नाम पे खरीद रहे हैं, है ना? बेचने वाले उस नाम पे बेच रहे हैं, लेकिन खरीदने वाले को पता नहीं है तो ये सही में रियल मिथिला पेंटिंग है कि फेक है ना? तो वो बेचने वाले के बहकावे में कहिए खरीद रहा है ना? तो अवेयरनेस कैसे आएगा? हाँ, अवेयरनेस ऐसे आएगा जो आप कर रही हैं, है ना? अवेयरनेस डॉक्यूमेंटेशन से आएगा, है ना? इन कलाओं पर देश के तमाम लोक कलाओं की समस्याएं लगभग समान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अधिक से अधिक डॉक्यूमेंटेशन हो, लिखित माध्यम में, डिजिटल माध्यम में। ये भी मानते हैं कि जो जितने भी आप देखेंगे हमारे बिहार में खास करके सरकार द्वारा बड़े बड़े जो मेले का आयोजन किया जाता है और वहाँ पे बहुत पेंटिंग्स बिकती हैं और कलाकार आते हैं, गाँव से आते हैं, तो मैंने भी महसूस किया और शायद आप भी मानेंगे कि सही पारिश्रमिक उनको नहीं मिल पाता है, काफ़ी निगोशिएशन होता है। और ये तो क्या वो भी एक सही जगह है जहां मिथिला के जो ऑथेंटिक कलाकार हैं उनको वहां बैठना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि कौन सी सही मिथिला कला है और कौन सी जो है वो आर्टिफिशियल मिथिला कला है? क्या ये भी संभव है? एक सबसे बड़ा है जो एक सोर्स सेंटर तो होना चाहिए जहां से हमें चीजें मिल पाए सही। आप मैं बहुत 2 साल 3 साल पहले प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर लगता है, तो वहाँ मैं गया हुआ था। तो वहाँ मैंने देखा जो हर काउंटर पे मिथिला पेंटिंग के परिधान बिक रहे हैं, है ना? लगभग 16-17 काउंटर ऐसे थे और उस काउंटर में से 2 काउंटर था जो कि मिथिला के आर्टिस्ट का काउंटर था। बाकी सारे वही छमाही तिमाही कोर्स किए हुए आर्टिजन कार्ड बनाए हुए और उस आर्टिजन कार्ड के नाम पर अपना दावा ठोक के मेला में स्टॉल आवंटित करवाने वाले। अब वो कलाकार हैं कि क्या हैं वो तो
कलाकार हैं या उद्यमी हैं, ये डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे लोगों का स्टॉल लगा हुआ था, है तो ना। कलाकारों ने कम से इसमें कम क्या सरकारी योजनाओं में, सरकारी योजनाओं के पैसे में, सरकारी आयोजनों में प्राथमिकता तो जरूर मिलना चाहिए मौलिक कलाकारों को। प्रशिक्षण वाले कलाकारों को मौका देने के लिए बाजार बैठा हुआ है। उनमें अगर उनके हाथों में जान होगा तो लोग उनसे भी खरीदेंगे, और खरीद ही रहे हैं, है ना। लेकिन मौलिक जो कलाकार हैं स्थित है, जिनका अक्षर ज्ञान उतना नहीं है, जिनका भाषा ज्ञान नहीं है उस तरह से, वो अपने को ये अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो वो सब चैलेंज से जो वो मौलिक कलाकार जूझ रहे हैं, उनकी आवाज़, उनके चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने का जो ये प्रयास है सरकार के द्वारा, वहां तो कम से कम उनके लिए जगह सुरक्षित किया जाए। ये मैं कह रही थी कि ये बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, कितने पुराने कलाकार लोग हैं, तो क्या वो कलाकार इन सब चीज़ों को संरक्षित करने के लिए क्या कर रहे हैं, उनकी तरफ से क्या योगदान होता है? ये एक बड़ा अच्छा प्रश्न है। आज के समय में लोग मैं हमेशा इसकी चर्चा करता हूँ, लोग अधिकार सबसे पहले खोजने लगते हैं, जबकि अधिकार अकेला आता ही नहीं है। वो अपनी उपस्थिति से पहले कर्तव्य को आगे भेजता है ना, और फिर पीछे से आता है। कर्तव्य आपका यदि है तो अधिकार आपका है। यहाँ हो रहा है जो कर्तव्य हटाइए, अधिकार पे बात कीजिए। मेरा अधिकार है, मैं अगर दरभंगा मधुबनी में जन्मा हुआ हूँ, मिथिला में मैं जन्मा हुआ हूँ, तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है जो मिथिला चित्रकला पे हम ही केवल बात कर सकते हैं, है ना। मिथिला चित्रकला हम ही बेचेंगे, जैसा हम बनाए वो सही मिथिला चित्रकला है। कलाकारों को इन चीजों को समझना होगा, जो कुछ भी कैसा भी बना के बाजार में ठेल देते हैं, ये सोच के जो मैंने तो सामने वाले को ठग लिया, है ना। वो शॉर्ट टर्म गेम में तो वो आदमी ठगा रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी नस्लें ठगाएंगी। आप कहीं न कहीं हम कला को भी धोखा दे रहे हैं। आप साधारण सी बात समझिए ना, सीता देवी जैसी असंख्य महिलाओं ने इस कला को जब बाजार में पहुंचाया, है ना, जब ये बड़ा आर्ट मार्केट क्रिएट हुआ, उसके बाद की महिलाओं ने इसको बचा के रखा, तब ना आज की महिलाएं इसका लाभ उठा पा रही हैं। एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी अगर बात है। आप ये सोच के जो है कस्टमर को मैं बेवकूफ़ बना के सामान मैंने चिपका दिया, ये सब कर रहे हैं। ये मिथिला के भी कलाकार कर रहे हैं जो रियल मिथिला क्षेत्र से आते हैं, और बाहर के भी कर रहे हैं, है ना। आप अपनी ईमानदारी अपने साथ इस कला के साथ तो जरूर रखिए, नहीं तो आने वाले समय में आपका रास्ता, केवल आप अपना रास्ता नहीं बंद कर रहे हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ी नस्लों का रास्ता आप बंद कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है। इसीलिए अपनी ईमानदारी अपने हाथ। और क्या आप एक और चीज़ मानते हैं कि जब इस क्षेत्र में पुरुषों की बहुत ज़्यादा भागीदारी आज देखने को मिल रही है, तो क्या ये भी एक कारण रहा कि पुरुषों ने इसको व्यवसाय, मतलब एक्चुअली होता क्या है कि किसी भी काम को कर रहे हैं अगर हम, और उससे हमारी आजीविका नहीं चल पा रही है, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज जो है वो हर क्षेत्र में देखने को मिलता है, और उनको ये फीलिंग आने लगती है कि यार अगर मैं नहीं कमा रहा हूँ 2 पैसे तो क्या फ़ायदा है। तो क्या पुरुषों के आने से ये वाली चीज़ें बढ़ी और महिलाओं के काम करने की ऑथेंटिसिटी घटी, या इसका फ़ायदा ही हुआ उनको वापस? देखिए, मैं आपको एक जवाब देता हूँ। आज सबसे पहले लोक कलाओं में, खासकर मिथिला चित्रकला जो है, वहाँ जो पुरुषों की भागीदारी बढ़ी है ना, उससे कला समृद्ध हुआ है, है ना। क्योंकि कला जो है वो लिंग भेद नहीं जानती है। यदि वो जाति भेद नहीं जानती है तो वो लिंग भेद भी नहीं जानती है ना। कला समृद्ध हुआ है। अब उस समृद्धि के बाद जो व्यापार और व्यावसायिक चीजें हैं, है ना, तो आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए। जो एक समय आएगा जब लोग हमारे कामों को जानेंगे, समझेंगे, तो हमें हमारा उचित मूल्य मिलेगा, ना कि हम भेड़ चाल में
नीचे उतर जाए और कुछ भी बना के जो जैसा हो वैसा बना दो, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी बना दो। व्यावसायिक होने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना ये तो ये नहीं है। मैं आपको एक सिंपल अपना उदाहरण दे देता हूँ। मेरे खर्चे हैं, जब मैं इस आर्ट फॉर्म में नहीं आया था तब भी हमारे खर्चे थे, है ना, अब भी हमारे खर्चे हैं। एग्जैक्टली। मैंने जब तय किया जब मैं मिथिला चित्रकला के मार्केटिंग और ब्रांडिंग पे काम करूंगा तो मैंने अपने पीछे के सारे वैसे सोर्स ऑफ इनकम के जो रास्ते थे उसको कंप्लीट बंद किया, है ना, कि मैं खुद को अपने अंदर के इंसान को साबित करना चाहता था। अगर मैं 100% इस काम में दे रहा हूँ, मैं अगर आज सुबह से शाम तक मधुबनी मिथिला चित्रकला रखता हूँ तो फिर ये मिथिला चित्रकला की जवाबदेही हो जाती है जो मेरी जरूरतों को पूरा करे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और आज के डेट में हमारी जरूरतें वो पूरा कर रही है और हमने ऑथेंटिसिटी और क्वालिटी पे काम करके अपनी जरूरतों को पूरा किया। मैं कहाँ गया भेड़ चाल में, देर लगा, समय लगा, 10 साल हुआ है। 10 साल में हम बिहार से बाहर नहीं निकल पाए हैं, लेकिन हमने बिहार में अपना एक बेस बना लिया है। अब 10 साल के बाद हम बिहार से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। अब मैं खोज रहा हूँ बिहार से कला की ना कोई सीमा होती है, समय सीमा भी नहीं होती है। तो एक आपको अपने पे विश्वास होना जरूरी है ना। अब आपने एक किताब भी लिखी, आपने एक किताब भी लिखी मिथिला कला के ऊपर। ये आपकी किताब है मिथिला कला का सिद्धांत। तो इस किताब के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं आप लोगों को? दरअसल मिथिला चित्रकला में क्या, कहाँ और क्यों बनता है ना, ये लोगों की जिज्ञासाएं तो बहुत रहती हैं, लेकिन उन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए एक ही प्रश्न का जितने अलग अलग लोगों से आप उत्तर ढूंढिएगा सब अलग अलग उसकी कहानी बताएंगे। मिथिला चित्रकला आज के समय में अर्थों की अधिकता से जूझ रही है ना, और अर्थों की अधिकता के चक्कर में इसकी ऑथेंटिसिटी कहीं ना कहीं और खराब हो रही है ना। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं दूं आपको। आज वेस्ट वेगॉट एक बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, 1970 एग्जैक्ट डेट में मिस कर रहा हूँ, 70 के दशक में वो मिथिला आते हैं, जर्मनी के थे और आते हैं और उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया। तो उनकी किताब आई उस रिसर्च के बाद। वो किताब आज के डेट में उसमें ऐसे ऐसे अर्थ हैं, क्यों ये कला होती है, क्या होती है, जिस पे अगर चर्चा करें तो एक सामान्य आदमी भी हंसने लगेगा, है ना। क्योंकि इस कला को बाजार बहुत पहले मिल गया। तो जो रिसर्चर आते थे वो आते थे डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए, असंग में 2-4 पेंटिंग खरीदने के लिए। बेचने वाले जो हमारे भाई बंधु भगिनी सब थे वो हमारा अधिक से अधिक बिके, अपनी पेंटिंग को इतना न कल्पनाओं से भर देते थे, अब काल्पनिक अर्थों से भर देते थे। जो पेंटिंग तो खरीद देता था, लेकिन जाते जाते जो वो किताब के लिखने के पर्पज से जो रिसर्च कर रहा है उस डॉक्यूमेंटेशन में भी उसको मेंशन कर देता। तो अर्थों की अधिकता से ये चित्रकला जब मैं आया और मैंने इससे रिलेटेड किताब को ढूंढना शुरू किया तो मैक्सिमम किताब विदेशियों ने लिखा, विदेशी भाषाओं में लिखा। यहाँ की भाषाओं में जो किताब आई या इंग्लिश में जो किताब आई वो मिथिला चित्रकला में कब, क्यों, कहाँ पर केंद्रित ना होकर मिथिला चित्रकला में वुमेन एम्पावरमेंट, मिथिला चित्रकला में पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दे, मिथिला चित्रकला में जो है सो एक सामान्य जनजीवन की बातें, मिथिला चित्रकला के सिद्धांत पे कोई बात नहीं हो, कोई किताब ही नहीं थी, है ना। तो फिर आपको लगा, तो मुझे लगा जो इस पर काम होना चाहिए। तो ये जो कलाकार अभी नए नए हैं तो क्या वो कलाकार इस किताब के माध्यम से बेनिफिटेड हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। आज के डेट में एक चित्रकला संस्थान, मिथिला चित्रकला संस्थान बिहार सरकार ने खोला हुआ है, है ना। वहाँ अब तो इसकी पर्याप्त एकेडमिक पढ़ाई लिखाई होती है। तो उनका जब एग्जामिनेशन होता है तो थ्योरी पेपर के लिए वो इस रेफरेंस बुक को यूज करते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ ये किताबें रेफरेंस बुक के तौर पे यूज हो रही हैं। तो आप ये बता रहे हैं कि मिथिला कला की पढ़ाई भी होती है और इसमें हायर डिग्रीज भी लेते हैं लोग। क्या क्या कौन कौन सी डिग्री? मतलब अब तो इसमें 3 वर्षीय स्नातक डिग्री भी आ गया है। अच्छा, है ना, बहुत अच्छी वो बिहार सरकार के। और वो मैं आपको बता दूं, मिथिला चित्रकला संस्थान कला संस्कृति विभाग के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा जो संचालित है, वहाँ आज के डेट में जो प्रशिक्षण का तरीका है ना, उससे शानदार चित्रकार तो पैदा हो ही रहे हैं, शानदार इस कला पर बोलने वाले भी बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये बहुत जरूरी है।
तो और वहाँ जो प्रशिक्षण देने वाले हैं वो तमाम पद्मश्री हैं, नेशनल अवार्डी हैं, स्टेट अवार्डी हैं, उसी रीजन के हैं। तो वहाँ जो उनको मिल रहा है सीमित संसाधन में, अभी वो शैशवावस्था में है, 2-4 साल ही हुए हैं उसके स्टार्ट होने के, लेकिन उतने कम संसाधनों में भी वहाँ के जो विद्यार्थी हैं, प्रशिक्षणार्थी हैं, प्रशिक्षक हैं, जो मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं, उन्होंने जिस तरीके से इस कला के एकेडमिक फॉर्मेट पे काम किया है वो काबिल तारीफ है। और वो वही मॉडल हमें लगता है जो अदर जगह भी अप्लाई हो, तो फिर जो ये गली मोहल्ले में जो छमाही तिमाही खासकर कोरोना के बाद वो गूगल और जूम मीटिंग से ऑनलाइन में भी ट्रेनिंग होने लगी है, वो सब चीज़ों करने वाले लोग करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो बंद करें लेकिन फॉलो करें, एक दूसरे के अच्छे कामों को फॉलो करें, है ना, तो शानदार रिजल्ट आएगा। अच्छा, इस पे शोध भी हो रहे हैं? हाँ, बहुत सारे शोध हुए हैं इस कला पे, है ना। मैंने ही जो ये किताब लिखा है ये शोध बुक है, रिसर्च। तो लोग पीएचडी भी करते हैं मिथिला कला के ऊपर? बहुत है, एक से एक पीएचडी के। तो कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है? सिर्फ मिथिला यूनिवर्सिटी में नहीं, पीएचडी तो आप कहीं हर जगह होती है। आप एंथ्रोपोलॉजी जो सब्जेक्ट है, आर्किटेक्ट जो सब्जेक्ट है ना, उसके अंदर में ये सब सब्जेक्ट को अब एंट्री मिली है कला को, तो वहाँ आप पीएचडी करते समय मिथिला चित्रकला से संबंधित विषयों को रख सकते हैं, है ना। अच्छा, मैं एक और कॉमन चीज देखती हूँ कि रेलवे स्टेशंस पे अलग अलग आजकल एक चला हुआ है कि कला को प्रोत्साहन देने के लिए कलाकारों के माध्यम से सजाए जा रहे हैं दीवारों को। तो जो दीवारों की जो सजावट हो रही है, बनावट हो रही है, आप देख ही रहे होंगे, बहुत कलाकार उसमें उनको पारिश्रमिक भी मिलता है। तो क्या वो सही तरीका है कलाकारों को बढ़ावा देने का कि हर जगह उसकी पेंटिंग्स बनाई जाए, स्टेशंस को सजाए जाए? यहाँ पे हम लोग को समझना होगा, एक आर्टिस्ट होता है, एक क्राफ्टमैन होता है जी। कलाकार और शिल्पकार दो अलग अलग दो चीज है। exactly. ये जो आप दीवारों पे पेंटिंग, गली मोहल्ले में पेंटिंग्स जो देख रहे हैं, वो क्राफ्टमैन को बचाने की का एक बहुत बढ़िया माध्यम है। अच्छा। क्योंकि जितनी भीड़ है उस भीड़ में जितने आर्टिस्ट हैं उनको एक साथ आप बचाएं, उसके लिए एक बड़ा माध्यम चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए। मैंने ये भी जो काम आप अभी चर्चा किए दीवारों पर फिर से बन रहा है, उसका पहला जो मॉडर्न स्टाइल जिसे कहते हैं, तो चित्रकला दीवारों पे ही बनती थी, फिर से उसे दीवार पे जो लाने का काम है वो मैंने मधुबनी रेलवे स्टेशन पे काम करवा के किया था, ताकि इससे एक अवेयरनेस आए और भी लोग आए। क्योंकि दिक्कत क्या हो रही थी, तो जब भी चित्रकला और कलाकार की बात आती थी तो उंगली पे गिने हुए 5 नाम ही याद आते थे, है ना। तो मैंने रेलवे के साथ मिलके जब पूरा मधुबनी रेलवे स्टेशन पेंट कराया, तो हर पेंटिंग के बगल में एक एरिया में कलाकार का नाम, उसके पिता का नाम, माता का नाम, गांव, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब लिखवा दिया, है ना, ताकि उससे संपर्क स्थापित करना, ताकि जो लोग आए देखे, जिसकी पेंटिंग अच्छी लगी उसको फोन करें, है ना। ये बहुत है ना। तो अब उसके बाद क्या हुआ, जो एक लोकल अवेयरनेस तो आया ही, उसके कुछ ही महीने के बाद मैं मधुबनी में आजकल जो वो इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा आता है उस पर मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, तो 2 कॉलेज गोइंग गर्ल आपस में बैठी हुई थी, कह रही थी जो इस बार समर वेकेशन में मैं मधुबनी पेंटिंग सीखूंगी। मुझे उसका वो रिजल्ट दिखा। मैं उसे नहीं पता था जो भाई वो रेलवे स्टेशन से गुजर रही है, उसी को देख के बोल रही है तो कौन उसके बोल में बैठा, लेकिन मुझे लगा जो इसका इम्पैक्ट बहुत शानदार गया, जिसका परिणाम हुआ जो फिर पटना में चेतना समिति का जो विद्यापति भवन है उसके बिल्डिंग पे भी पेंट हुआ, वो मैंने करवाया। लेकिन हर चीज़ों की अपनी अच्छाई होती है और बुराई होती है। आपका उद्देश्य क्या है ये बहुत मायने रखता है ना। आप उसका उद्देश्य अगर कला को बढ़ावा देना है तो मधुबनी रेलवे स्टेशन जैसा काम होगा। आपका उद्देश्य अगर नगर की स्वच्छता और सुंदरता के दृष्टि से करना है तो फिर पटना के दीवारों पर जो पेंटिंग हुई थी उसको भी बहुत लोग मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग कह के अखबारों में अधिकारियों ने भुनाने की कोशिश की थी। हम लोगों ने उसका विरोध करना शुरू किया कि नहीं, ये मिथिला चित्रकला नहीं है, आप ये मत बोलिए, आप बोलिए जो दीवारों की सुंदरता बढ़ाने के लिए हमने चित्रकारी की है ना। नहीं तो ये भाई रोड पे चलते हुए लोग जो देखेंगे ये मिथिला पेंटिंग है वो तो और गलत होगा। तो हम लोगों ने फिर उसका विरोध किया था। तो उद्देश्य हमारी संस्कृति को बचाना है तो विद्यापति भवन के पे हुई पेंटिंग को देखिए। उद्देश्य क्राफ्टमैन के पास 4 पैसा पहुंचा देना है
तो फिर पटना की सड़कों पे जो पेंटिंग हुई थी वो देखिए, लेकिन फिर उसको कला मत कहिए, उसको बोलिए जो आपने एक पैसा कलाकारों तक या क्राफ्टमैन तक पहुंचाया, आपने उसकी आमदनी बढ़ाने का जरिया बनाया है। एक रास्ता। और ये जब हम मधुबनी आर्ट के बारे में बात करते हैं तो मैं देखती हूँ बड़ा खूबसूरत एक ये है, पर्यावरण को भी जोड़ता है, कलाओं को भी जोड़ता है। खास करके आप सही कह रहे थे कि महिला सशक्तिकरण इसमें बहुत ज़्यादा दिखता भी है, वाकई में दिखता है। तो मुझे लगता है कि जो मिथिला का जो समृद्ध रहा है, सांस्कृतिक विरासत जो मिथिला की रही है, वहाँ महिलाओं को बहुत रिस्पेक्ट भी मिला है, क्योंकि सीता वहाँ से हैं और लोग करते हैं। लेकिन मुझे अभी भी बहुत बार ऐसा महसूस होने लगता है कि मिथिला कला को महिलाओं ने जितना आगे बढ़ाया, तो आज के दौर में वो महिलाएं उतना आगे नहीं बढ़ पा रही हैं जितना मतलब उनको बढ़ना चाहिए, ऐसा पता है पर्सनली मुझे लगता है। इसके बारे में आपको क्या लगता है? देखिए, मिथिला चित्रकला में जो महिलाओं ने अच्छा किया है ना, वो जो बहुत अच्छा लिमिटेड नहीं हो गया वो मैं आपको बता दूं, जो मैं बात कर रहा हूँ जो मिथिला के हैं, इसका मतलब हम बहुत मिथिला चित्रकला में बहुत एक्सपर्ट कलाकार हैं वो नहीं हो सकते। वो जो भीड़ है, उस भीड़ के जो दुष्परिणाम हैं वो वहाँ भी हैं, वो दुष्प्रभाव वहाँ भी हैं, अच्छा, है ना। तो ये एकदम दिमाग से निकाल लीजिए, जब मिथिला की महिला है, पेंटिंग कर रही है, तो बहुत अच्छी कलाकार होगी, वो कलाकार होगी। और बाजार कलाकार होना मात्र नहीं देखता है, बाजार देखता है बहुत अच्छी। मैं पिछले 10 साल से मिथिला चित्रकला के प्रोडक्ट को क्राफ्ट वाला के ब्रांड नेम के तहत बेच रहा हूँ, है ना। मैं गारंटी लेता हूँ, जो मैं 12 महीने आपको घर बैठने नहीं दूंगा, आपके पास मैं इतना काम लाऊंगा, लेकिन मुझे आपका काम पसंद आना चाहिए। दुर्भाग्य है कि वो नहीं हो पा रहा, ऐसे लोग मुझे नहीं मिले। आज भी मैं उंगली पे गिने हुए 3-4 आर्टिस्टों के साथ ही जुड़ के काम कर रहा हूँ। तो ये तो फिर एक तरह से कला जो है वो खत्म की तरफ जा रही है, अगर आप रियल कला की बात करें तो आज के कलाकार का भी फोकस हो गया, जो वो एक पेंटिंग बना ले, अच्छे से गढ़ ले और उसको फैलाएं, है ना, और कहीं से अवार्ड लेके आए। अवार्ड और पैसा दोनों, शायद अवार्ड आएगा तो पैसा आएगा, अपने आप ही आ जाएगा। तो अवार्ड लेके आए, है ना। अवार्ड ही आज के समय में पैरामीटर हुआ है ना। तो कम से कम पद्मश्री या नेशनल अवार्ड, इस सब में तो एक गुणवत्ता और बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। लेकिन स्टेट अवार्ड में कुछ सालों तक तो, जब तक ये अवेयरनेस नहीं आया था, जो है आम पब्लिक भी अब इस कलाकार को देख रहा है, समझ रहा है, तब तक तो हाल ये कर दिया गया था एक कॉकस बना के, एक ऐसे कलाकार के परिवार हैं जिनमें जो जन्म लिया सब स्टेट अवार्ड ही हो गया। ये भी एक मतलब ये सब तो खैर बिल्कुल पॉलिटिकल होता है मामला। तो अब उस अवार्ड से ही पैसा आ रहा है, तो कला पर ध्यान ना देके नई पीढ़ी अवार्ड पे ध्यान दे रही है। और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है किसी भी कला के लिए, अगर वो इस रूप में आगे बढ़ रहा हो। मैं ऐसे अवार्डी कलाकार को जानता हूँ जिनको आज अगर ब्रश पकड़ा दें तो लाइन नहीं खींच पाएंगे सीधे, लेकिन वो स्टेट अवार्डी हैं। तो ऐसे लोगों को अवार्ड मिल जाता है सिर्फ संपर्क और माध्यम से, और इसका कोई मतलब नहीं। पहले मिल जाता था, अब तो वहां भी बहुत कुछ बदला है। पहले मिलता था, अब चीजें बदली हैं। और अब बदली है मात्र इस कारण से, जो आम जन भी जो चित्रकार नहीं है ना, वो भी अब इस कला के लोग, इस कला से के चित्रकार या कलाकार सब पर नजर रखे हुए हैं। आज अगर आप ऐसे बिना लाइन जिसको नहीं खींचाता उसे अगर आप स्टेट अवार्ड दे देंगे तो आपकी थू हो जाएगी, बिल्कुल, है ना। और इसमें बहुत बड़ा माध्यम एक सोशल मीडिया और ये सब का भी रहा है, तो एक तरह से वो बहुत बेनिफिशियल बात है, मैं मानती हूँ उस चीज को। अब वो चीजें बदल चुकी है, पहले ये नहीं था। पहले अवार्ड मिल गया, सरकार की योजनाओं में अवार्डी को ही प्राथमिकता दी जाती है, तो एक रास्ता पैसे का खुल जाता था। तो लोग चित्रकारी पे कम ध्यान देके, है ना, कलाकारी पे ज्यादा ध्यान देने लगे। आज का इस प्रोग्राम में जब मैं सोच रही थी कि मधुबनी कला पे कैसे बात करें, तो मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जो मधुबनी में, लेकिन आपके बारे में मैंने जब भी देखा, आपकी जब भी चीज़ों को पढ़ा, तो मैंने देखा कि आपने कला की ऑथेंटिसिटी की बात करी थी। आप जब भी कुछ लिखते हैं या आप जब भी कुछ कर रहे थे, आपने किताब लिखी, तो मुझे फील हुआ कि सिर्फ मधुबनी कला एक छोटी सी कला नहीं है जिसके माध्यम से सिर्फ पैसा कमाया जा सकता है। उसकी रिस्पेक्ट, उसका जो सामाजिक स्तर है, उसको हम कैसे बढ़ा सकें,
उसके पीछे जो धार्मिक कारण हैं वो लोगों से कैसे जुड़ सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी कला हो अगर उसका हनन होता है तो अगली पीढ़ी के लिए वो खत्म हो जाता है। एक वक्त ऐसा आता है जब उसका फिर कोई पहचान। बहुत ऐसी कलाएं थी बिहार में, जैसे मैं एक और कला के बारे में बात करूंगी, कोहबर। कोहबर हमारी शादियों का एक बहुत अभिन्न अंग था और शायद उसकी भी शुरुआत मुझे लगता है कहीं ना कहीं मिथिला से ही हुई होगी। कोहबर जब आप कोहबर वर्ड यूज करेंगे तो कोहबर कला के तहत जो भित्ति चित्र बनते हैं, जिस आयोजन में वो बनते हैं, विवाह है, वो लगभग आपको बहुत जगह बनते हैं। मतलब हर क्षेत्र में। अच्छा, जनजातियों के समाज में भी वो चित्रण होता है। सोहराय कला करके वो कोहबर भी वहाँ कोहबर कहा जाता है कई जगह, है ना। तो नाम अलग अलग हैं, विषय लगभग सेम है, प्रयोजन सेम है जिस समय वो बनता है ना। तो वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम, अलग अलग क्षेत्रों में वो अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इसीलिए ये कहना जो मिथिला चित्रकला, मिथिला से ही कोहबर कला का जन्म हुआ, ये गलत हो जाएगा। मतलब ये अलग अपना उसका एक अपना स्थान है। लेकिन मैंने देखा कि धीरे धीरे हमारी शादियों से वो चीजें अब खत्म होती जा रही हैं, युवा पीढ़ी अब देखिए, हम जिस मिथिला चित्रकला पर बहुत प्राइड करते हैं, एक मैथिल होने के कारण हर जगह अपना वो प्राइड दिखाते भी हैं, जहाँ नहीं दिखाना चाहिए वहां भी दिखा देते हैं, है ना। लेकिन जड़ कमजोर हो रहा है ना। आज आपकी शादियों में आपके जो ये कोहबर चित्रकला की बात है, अब वो एक कागज पे आ गया है सिमट के, जबकि पूरा एक कोहबर का मतलब होता था एक घर, अब मतलब हो गया एक कागज का 22 बाई 30 इंच का टुकड़ा। अंतर यही आया है। सही बात है ना। तो ऐसी बहुत सारी कलाएं हैं हमारे बिहार की, हालांकि समय बहुत लिमिटेड होता है किसी भी बारे में बात करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आज जो आपने बात बताई मिथिला कला के बारे में, मधुबनी पेंटिंग के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत आभार। इतना अंदर तक हम आज गए, बहुत सारी बातें निकली, बहुत सारी नहीं भी हो पाई। तो सबसे पहले तो मैं इसी चीज़ के लिए आपको एक बार फिर से थैंक्स बोलूँगी, और अगली बार जब हम मिलेंगे तो फिर एक नई कला जो बिहार की है उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखें, क्योंकि आज हमने जो बात करी है वो मिथिला की कला की बारीकियों के बारे में बात की है, उसके जो अप्स एंड डाउन्स हैं, उसमें जो कमी है, उसकी जो अच्छी बातें हैं, सबके बारे में बात हुई है। तो मैं सबसे पहले राकेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप आए और आपने इतनी बातें बताई। अगली बार हम फिर मिलेंगे और एक कला के बारे में फिर हम नई बातें आप तक पहुंचाएंगे, और तब तक के लिए आप ज़रूर इस पॉडकास्ट को देखें। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए।